Hello student, this one book of Amoli Hindi व्याकरण क्लास 5th student. Today we start our lesson number 2 वर्ण और मात्राएं. तो इस चैप्टर में हम वर्ण यानी कि अल्फ़ाबेट्स, मात्राएं मीन्स वोवल मार्क्स, इनके बारे में पढ़ेंगे. बच्चों, आपने हिंदी वर्णमाला सीख ली है और ये जानते हैं कि लिखी गई ध्वनियाँ मिनटों से जो छोटी छोटी आवाज़ें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं. और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है. सभी वर्णों को हम एक निश्चित क्रम में लिखते हैं. निश्चित क्रम में लिखे गए वर्ण वर्णमाला कहलाते हैं. वर्ण दो प्रकार के होते हैं. तो हमने हिंदी वर्णमाला पहले से ही सीख ली है कि जो लिखी हुई छोटी से छोटी ध्वनि क्या बन जाती है? वर्ण बन जाती है. और जो वर्ण होते हैं यानी कि अल्फ़ाबेट्स, वो क्या बन जाते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई. क्यों कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई? क्योंकि सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट्स यानी कि वर्णों के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं. उसके बाद हम भाषा की अगली इकाइयों के बारे में पढ़ते हैं. तो वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है. तो इन वर्णों को हम एक निश्चित क्रम, एक सीक्वेंस में लिखते हैं. तो इन निश्चित क्रम से मतलब सही ढंग से लिखने वाले क्रम को क्या बोलते हैं? वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, अल्फ़ाबेट्स. और जो वर्ण होता है, वर्ण अकेला वो लेटर होता है, कोई भी वर्ण. तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं. वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो. एक होता है स्वर. स्वर मीन्स वोवल्स. स्वर मीन्स वोवल्स एंड व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, तो स्वर और व्यंजन. स्वर कौन से होते हैं? स्वर संख्या में 11 होते हैं. लाइक अ, आ, ई, उ. ये सारे क्या हैं? स्वर हैं, यानी कि ये सारे वोवल्स हैं. व्यंजन ये संख्या में कितने होते हैं? 33. ठीक है, और ये स्वर और व्यंजन मिलके क्या बन जाते हैं? वर्ण. वर्ण जब हम इनको एक सीक्वेंस में लिखते हैं, जैसे अ से लेकर यहाँ तक लिखते हैं, तो ये क्या बन जाती है? वर्णमाला बन जाती है. तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन. स्वर की संख्या कितनी होती है? 11. व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33. तो इनको एक निश्चित क्रम में जब हम लिखते हैं तो वो क्या बन जाती है? वर्णमाला. तो हिंदी वर्णमाला में इनके अतिरिक्त भी कुछ वर्ण हैं. लाइक अ के ऊपर जो अंक की मात्रा, इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार. और ये जो दो पीछे अ के पीछे लगी होती हैं, इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग. तो अ को अनुस्वार और अ को विसर्ग कहते हैं. ये तो ना स्वर होते हैं, मीन टू से ना वोवल्स होती हैं और ना ये व्यंजन होते हैं, जैसे अंग, अंक, अंत, पंत, प्रांत, अतः आदि. नेक्स्ट वन, अ के ऊपर जो ये चंद्र बिंदु होता है, तो इसको को क्या बोलते हैं? अनुनासिक कहते हैं. इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे आँख, चांद, कुआं, गेहूँ आदि. तो ये जो ऊपर चंद्र बिंदु होता है, इसको हम अनुनासिक कहते हैं. ये कौन सी मात्रा कहलाती है? अनुनासिक की मात्रा होती है ये. तो इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है, जैसे कि आँख, चांद, कुआं, गेहूँ आदि. ड, ड इनका चारण, इनको जब हम बोलते हैं, ये ड से भिन्न होता है. इन वर्णों के नीचे बिंदु लगा रहता है. हमेशा इन वर्णों के नीचे बिंदु लगा रहता है. इन वर्णों से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता. मतलब ये जो बिंदी वाले जिनके नीचे बिंदु होता है, ये जो शब्द होते हैं, ये जो वर्ण होते हैं, सॉरी, इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता. ये किसी भी वर्ण के साथ मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, जैसे उड़ान, पेड़, पढ़ाई, चढ़ना आदि. उसके बाद आगत स्वर. ये आगत स्वर क्या होते हैं कि जब हम आ और ओ को इकट्ठा बोलते हैं, आ और ओ को इकट्ठा बोलते हैं, तो ये वाली मात्रा लग जाती है. मतलब हाफ, जिस पे चंद्र बिंदु नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? आगत स्वर. लाइक वी स्पीक डॉक्टर. लाइक वी स्पीक डॉक्टर. तो डो, यहाँ पे आ और ओ दोनों की आवाज़ आ रही है, डॉक्टर. तो यहाँ पे कौन सी मात्रा, कौन सा स्वर यूज़ होता है? आगत स्वर. तो आगत व्यंजन कौन से होते हैं? जिनके पैर में बिंदु होता है. लाइक ज के पैर में बिंदु, फ के पैर में बिंदु, ये आगत व्यंजन होते हैं. बच्चों, आपने स्वर और व्यंजन पढ़े.
हम हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों को अ स्वर जोड़कर ही बोलते और लिखते हैं। हम कोई भी हिंदी वर्णमाला में कोई भी व्यंजन जब बोलते या लिखते हैं तो उसमें हम अ स्वर को साथ जोड़ते हैं, फिर लिखते हैं या बोलते हैं। जैसे क, ख, ग आदि ये व्यंजन है, इनके साथ अ स्वर लगता है तो ये बोला जाता है। हम अन्य स्वरों को भी व्यंजन में लगा सकते हैं। अन्य स्वर जो होते हैं वो भी व्यंजनों में लगते हैं, पर कैसे? लाइक सी गाजर, गाजर, इट्स नॉट लुकिंग नॉट स्पीकिंग लाइक नॉट गुड वे ना। कबूतर, कबूतर, तो अब यहाँ पे ग क्या है व्यंजन, आ क्या है स्वर, तो हम इसको व्यंजन को भी लिख रहे हैं और स्वर दोनों को इकट्ठा लिख रहे हैं, तो ये अजीब लग रहा है। अजीब लग रहा है ना, कोई तरीका ढूंढना होगा। तरीका है असल में व्यंजन के साथ स्वर ना लगाकर उनकी मात्रा लगाते हैं। तो ये क्या है कि कभी भी कोई भी व्यंजन के साथ हम पूरा स्वर नहीं लगाते, बल्कि उसका क्या लगाते हैं, उसकी मात्रा। लाइक सी ग, तो यहाँ पे ग लगा के आ की क्या आ जाएगी, यहाँ पे मात्रा आ जाएगी, तो क्या बन गया, गाजर। ठीक है, तो ये क्या है, गाजर। तो इनकी हमेशा व्यंजन के साथ हमेशा स्वर की मात्रा ही लगती है। व्यंजन के साथ स्वरों का जो चिन्ह लगता है वह मात्रा कहलाता है। व्यंजन के साथ जो भी स्वर की मतलब जो भी स्वर का चिन्ह लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, मात्रा। व्यंजनों में ये चिन्ह कुछ वर्ण के पहले, कुछ वर्ण के बाद में, कुछ वर्ण के ऊपर और कुछ वर्ण के नीचे और कुछ वर्ण के बीच में लगते हैं। तो ये जो व्यंजनों में जो भी चिन्ह लगाए जाते हैं स्वरों के, कुछ वर्ण से पहले आ जाते हैं, कुछ वर्ण के बाद में, कुछ उसके ऊपर, कुछ नीचे और कुछ उसके बीच में लगते हैं। अनुस्वार जिस वर्ण पर लगता है उसके बाद बोला जाता है। मतलब अनुस्वार जब हम जो भी वर्ण पर लगाते हैं ना, वो उस वर्ण के बाद बोला जाता है, उसके बाद बोला जाता है। अनुनासिक का उच्चारण स्वर के साथ होता है। ठीक है, मूल रूप में व्यंजन जो होते हैं वो हलंत चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं, जैसे क, ख, ग आदि। तो जो इनका मेन मूल रूप होता है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। अगर हम इसको अकेला क लिखेंगे, इसके साथ हलंत की मात्रा नहीं लगाएंगे, इट मीन्स इसके साथ जो स्वर पहले से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, अ स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती है, बस व्यंजन का हलंत हट जाता है। अ जो स्वर होता है उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, बस वो क्या कर देता है कि जैसे यहाँ पे क के पैर में हलंत था, अब इस हलंत को लगाने के लिए हमने अ स्वर लगाया, तो ये हलंत की मात्रा को हटा देता है और क्या बन जाता है, ओनली क। दिस वन टॉपिक हुई डू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू स्टूडेंट।